नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने एग्ज़ाम हुआ चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सीईटी का जो बहुत टाइम से इसका सिलेबस, इसके पैटर्न को लेके बहुत ज़्यादा टाइम से जो इंतज़ार किया जा रहा था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि इस बार आज 21 तारीख को इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो जो एग्ज़ाम है वो है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है, इसको सीईटी बोलते हैं। तो ये जो है वो अभी स्नातक के स्तर का है। ये जो एग्ज़ाम है अभी स्नातक का है, और शायद एक बार और निकलेगा जो आपके 12th लेवल का और होगा, है ना, 12th लेवल तक का निकलेगा। तो फिलहाल अभी हम इसमें बात करते हैं कि जो आपके स्नातक का जो ये है एग्ज़ाम है, इसमें अभी तक टोटल 8 भर्तियां दी गई हैं। इसमें अभी तक 8 भर्तियों के बारे में बात की गई है। तो कौन कौन सी भर्तियां, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भर्तियां हैं वो सीधी भर्तियां बताता हूँ कि कौन कौन सी पद का नाम। जैसे प्लूटून कमांडर है, ठीक है, जिलेदार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक, उप जेलर और छात्रावास। ये इसमें 8 पोस्टें हैं जो इसमें दिखाई गई हैं। 8 पोस्टें बताई गई हैं इसके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं आपके सीईटी के लिए। तो सीईटी के लिए क्या क्या इन्होंने खास निर्देश बताए गए, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक तो देखिए, ये एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा मतलब ये जस्ट एक एग्ज़ाम है ना। इसमें आपको किसी भी प्रकार की जॉब की कोई गारंटी नहीं दी गई है। यानी कि ये मतलब नहीं है कि आप अगर सीईटी दे देते हैं तो आपकी जॉब कंफर्म है। आप अगर सीईटी दे देते हैं तो आप इन 8 भर्तियों के पेपर देने के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब ये है आप इनका मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। जो मुख्य भर्ती आएगी, ये 8 जो वैकेंसीज आएंगी, ये आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जो भी दे रखी हैं आगे की चीज़ें, इसमें क्या दे रखा है कि देखो, कम से कम जो पात्रता परीक्षा है वो कम से कम एक साल में एक बार आयोजित होगी। कम से कम एक बार आयोजित होगी, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो सके। यानी कि हो सकता है कि हर 6 महीने में हो, आने वाले टाइम में हो सकता है ये हर 6 महीने में हो। तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये कम से कम एक बार हो। ये कम से कम कितनी बार हो, एक बार अभी बताइए इन्होंने, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, कम से कम एक बार इन्होंने बोली है। आगे देख लेते हैं, आगे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि देखो, समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने वाले प्रयासों की संख्या में के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होंगे। यानी कि आप कितनी बार भी ये सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बार देंगे या 2 बार देंगे, 5 बार देंगे, 10 बार देंगे। तो जब तक आपकी एज है आप तब तक क्या कर सकते हैं, आप सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप इसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि आप कितनी बार ये दे रहे हैं। दूसरा, अब देखिए, ये जो 5वां पॉइंट है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया समान पात्रता जो परीक्षा है उसमें उल्लिखित अधीनस्थ व लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर निर्धारित सीधी भर्ती को शामिल करने वाली किसी नियम व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा स्तर में उल्लिखित पदों के लिए चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा का साक्षरता या पदों के उल्लिखित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवतरित किए जाएं प्राप्त करने में असफल रहा है। तो न्यूनतम अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी पर विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पद पर विज्ञप्ति रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार से विज्ञपित रिक्तियों के आवेदन करने की पात्र होंगे। मतलब कहने वाली बात क्या हो गई है, इसका मतलब ये हो गया है कि अगर आपने जो भी सीईटी ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं, अगर वो जो भी एजेंसी इसको रिलीज़ कर रही है, जो भी भर्ती रिलीज़ कर रही है, वो एक अपनी कट ऑफ बताएगी। वो बताएगी कि अगर सीईटी में जिस भी बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, उससे ऊपर वाले मार्क्स क्या कर सकते हैं, आप उस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पटवारी की भर्ती आ गई है, और पटवारी जो बोर्ड है इन्होंने बोल दिया है कि भैया आपके अगर 60 सीईटी में अगर 60% से ऊपर है तो आप सीईटी का फॉर्म, पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं।
यदि किसी बच्चे ने 50% अगर सीईटी में उसके मार्क्स आए हैं, 60% नहीं आए, यानी कि 60% से कम है, तो ध्यान रखिएगा वो पटवारी का फॉर्म नहीं भर सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं इसके अंदर। तो जो लेवल है वो काफ़ी टफ कर दिया है, वो किसी भी एग्ज़ाम का एक तरीके से सीईटी प्री एग्ज़ाम्स होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको मेनली आप जा सकते हैं एसएसओ आईडी के ऊपर। आपकी एसएसओ आईडी ऑलरेडी बनी हुई होगी, आप उस पर अपनी आईडी बनाइए और आईडी के द्वारा क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आपके लिए आपको किसकी एसएसओ आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। वो आपके बहुत सारे बच्चों की बनी हुई होगी ऑलरेडी। अगर आपने पटवारी का फॉर्म भरा होगा या वीडियो का फॉर्म भरा होगा, किसी भी तरीका का फॉर्म भरा होगा, तो उसमें एसएसओ आईडी ज़रूर दी होगी। नेक्स्ट, आवेदन अन्य परीक्षा का जो शुल्क है वो क्या है। तो जो परीक्षा का शुल्क निर्धारित किया गया है वो सामान्य रूप से तो 450 रुपये किया गया है। ठीक है, सामान्य रूप से 450 रुपये किया गया है। लेकिन राजस्थान के जो उसमें जो EWS है, अति पिछड़ा वर्ग, यानी कि आपके OBC वगैरह, इनमें लगभग आपके ये कितना दिया हुआ है, 350, 450 एक रेट दी हुई है, 350 दी हुई है। और अगर आप ST SC में हैं तो आपके कितने हैं, 250 रुपये लगेंगे फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका परीक्षा शुल्क हो गया है। आगे देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल इन्होंने सीईटी के लिए कुछ पोस्टें बताई हैं कि जो अभी संभावित पोस्टें खाली हैं किस किस विभाग के अंदर, किस किस पदों के लिए। तो देखिए, जो गृह रक्षा विभाग में जो प्लूटन कमांडर है उसकी 43 पोस्ट खाली हैं, उसमें 43 पोस्ट खाली हैं। नेक्स्ट आगे बात कर सकते हैं कि जो जिलेदार है इसकी कोई पोस्ट खाली नहीं है। पटवारी इसकी 272 पोस्ट है। कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट की 1923 पोस्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। आगे बात करते हैं पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के लिए कितनी दे रखी है, आपकी 176 पोस्ट दे रखी है। ठीक है, पर्यवेक्षक की कोई पोस्ट नहीं है। जेलर की 49 पोस्ट दे रखी है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड के लिए दे रखी है 335 पोस्ट है। ये कुछ पोस्टें दे रखी हैं, ये आगे जाके बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है, वो जो डिपार्टमेंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, जो सीईटी उसके संबंध में कुछ निर्देश हैं। चलो ये तो ठीक है, कोई खास नहीं है। आगे बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता बताई गई है कि किस किस पद के लिए क्या क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या इसमें एज लिमिट होनी चाहिए। सबसे पहले महिला अधिकारिता की बात करते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या चाहिए, इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें आपको सिर्फ क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। एज आपकी 18 साल से 40 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो आपका पटवारी है, पटवारी के लिए आपको देखो, एक तो ग्रेजुएशन चाहिए और ये सारे कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं। और इन सारे कंप्यूटर कोर्सेज़ में जो ये सारे कंप्यूटर कोर्स दिए हुए हैं, इन सभी में आप चाहें तो जो सबसे फेमस है, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीईटी आपके पास कम से कम होना चाहिए। राजस्थान के सभी एग्ज़ामों के लिए सीईटी वैसे भी काफ़ी चलता है और काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो RSCIT आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, RSCIT, इसमें इस कोर्स को RSCIT होना चाहिए। तो ये कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, देखो, कोई कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो आप RSCIT कर सकते हैं और उसके साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जेलर की बात की जाए तो जेलर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अब में ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें रक्षा विभाग की, तो इसमें एज कितनी होनी चाहिए, प्लूटो कमांडर की 20 से 40 साल होनी चाहिए। और इसमें भी आप क्या होने चाहिए, आप इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं कि राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार के लिए आपके 21 साल से 40 साल होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ आप कोई भी कंप्यूटर का आपका कोर्स दिया हुआ है उस कंप्यूटर कोर्स को होना चाहिए। और वही ये कंप्यूटर कोर्स अगर नहीं है तो आप कौन सा कंप्यूटर कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो आप कौन सा कंप्यूटर कोर्स है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए किस किस तरह के कोर्स दे रखे हैं। इन्होंने दे रखा है कि लागत तथा संगमन लेखाकार संस्थान कोलकाता, भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्था दे रखे, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग दे रखा है इन्होंने।
ठीक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रखा है स्कीम की, जो राष्ट्रीय जो गवर्नमेंट की तरफ से निकाला जाता है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं, इसमें दे रखा है कि कंप्यूटर विज्ञान, आपको कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, आईटी होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे आप बीसीए भी बोल देते हैं, तो बीसीए भी अगर होगा तो आपका चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उप जेलर के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। पर्यवेक्षक के लिए भी आप ग्रेजुएट चाहिए, और छात्रावास अधीक्षक के लिए भी आप ग्रेजुएट चाहिए। तो मैक्सिमम सभी के लिए आप क्या चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों में आपको, कुछ कुछ कोर्सों में आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही है ना। कुछ कुछ के लिए आपको कंप्यूटर कोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी स्पेशल प्रकार की कोर्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए एज की वैसे हम लोगों ने बात कर ही ली है कि एज 18 साल से 40 साल नॉर्मली होना चाहिए। कुछ कुछ में 20 से 40 दे रखा है, कुछ में 21 से 40 दे रखा है, वो हमने आगे डिस्कस कर ही लिया है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि जो परीक्षा है, वो जो फॉर्म है वो कब से कब भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म आपके कल से भरे जा रहे हैं, 22 तारीख से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक। 22 तारीख से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 21 तारीख तक भरे जाएंगे, 21/10 तक। यानी कि आपके 22/9 से लेकर 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो आपके पास काफ़ी समय है, लेकिन अभी से भरना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये परीक्षा कब से कब होने वाली है, परीक्षा की डेट भी इसमें आ चुकी है बेकायदा। इवन आपको परीक्षा की डेट तक दे दी गई है कि आपकी जो परीक्षा की डेट है वो कब से कब है। परीक्षा की डेट आपकी 6 तारीख से लेकर 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच होगी। 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच क्या होगी, इसकी परीक्षा होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए कि परीक्षा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अक्टूबर आपका स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट सितंबर निकलने वाला है, अक्टूबर आने वाला है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं सिर्फ आपके पास, और 3 महीने के अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये तो प्रवेश कार्ड है, पेपरों से कुछ दिन पहले आ ही जाएगा आपका एडमिट कार्ड। और इसमें अब बात कर लेते हैं पैटर्न की, कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए, यहाँ पे एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, और ये आपका पूरा सिलेबस है। ये आपका पूरा सिलेबस है। शॉर्ट में आपको मैं फटाफट से क्या बता देता हूँ, आपका सिलेबस बता देता हूँ। तो चलिए सिलेबस को देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत इतिहास, ठीक है। राजस्थान का और भारत का जो इतिहास का जो कॉम्बिनेशन है, उसका एक छोटा सा टॉपिक यहाँ लिया गया है। तो बेसिकली इसमें कुछ पार्ट आपके इंडियन हिस्ट्री का है, और कुछ पार्ट आपके राजस्थान हिस्ट्री का है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला जो बात करते हैं कि राजस्थान इतिहास, पूरा कंप्लीटली राजस्थान इतिहास, और वो क्या आ गया इसमें, कल्चर आ गया है। राजस्थान इतिहास पूरा आ चुका है इसमें, और कला संस्कृति इसमें आ चुका है। कल्चर वाला भी पार्ट इसमें क्या हो चुका है, बेसिकली आ चुका है। तो हिस्ट्री एंड कल्चर वाला पूरा पार्ट है, ठीक है। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कंप्लीट आपकी राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये भारत का भूगोल हो गया है। अगला जो है वो भारत का भूगोल है। इसमें भारत का भूगोल दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली भारत का भूगोल है, ज्योग्राफी वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आगे दे रखा होगा राजस्थान भूगोल। नेक्स्ट आपका राजस्थान भूगोल। तो देखिए आपके इंडियन और राजस्थान जीके कंप्लीट है इसमें। इंडिया और राजस्थान जीके इसमें क्या दे रखी है आपको, कंप्लीट दे रखी है। चलिए राजस्थान का भूगोल हो गया है, भारत का भी भूगोल हो चुका है, ठीक है, दोनों चीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अभी राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था। अब ये पॉलिटी वाला पार्ट आ गया है कि भारत और राजस्थान के बीच में जो पॉलिटी का जो कॉम्बिनेशन है, उसके कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। उसके साथ आपका भारत की अर्थव्यवस्था दी हुई है, उसके साथ आपके साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था दी हुई है ना। तो ये इस तरीके से आपका अर्थव्यवस्था वाला पार्ट था, इकोनॉमिक वाला पार्ट था। आगे बात कर लेते हैं साइंस वाला पार्ट। ये आपका पूरा साइंस दिया हुआ है। साइंस के अंदर देखिए अब की बार प्रौद्योगिकी को बहुत ज़्यादा जोड़ा गया है। ये देखिए सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी दे रखे, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट आपके प्रौद्योगिकी यानी कि नए टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आ गया। उसके अलावा देखिए इसमें अलग से पर्यावरण से भी संबंधित इसमें चीज़ें दे रखी है। हालांकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है साइंस के, पर अब की बार ये प्रौद्योगिकी है वो करंट से रिलेटेड है, यानी कि आपके साइंस में करंट का वैल्यू इस बार बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। साइंस पढ़ने से ज़्यादा आपको साइंस की करंट पे भी क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोकस
करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये तार्किक विवेचन तथा मानसिक योग्यता, ये आपके रीजनिंग वाला पार्ट आ गया है। ये आपके कौन सा है, रीजनिंग वाला पार्ट है। और रीजनिंग काफ़ी बड़ी सिलेबस दे रखी है, लगभग 20 से 22 इसमें टॉपिक है। अच्छा, इसमें रीजनिंग के अंदर बात ये है कि इसमें कुछ पार्ट मैथमेटिक्स के भी दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें कुछ जो पार्ट है वो मैथमेटिक्स के दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे दे रखे हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस दे रखा है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्किल, एलिप्स, ट्रिपेज्म, रेक्टेंगल, परसेंटेज, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वॉल्यूम, शेप एंड द सिलेंड्रिकल क्यूब एंड कौन। तो ये जो दे रखे हैं ये बेसिकली आपके मैथ्स के टॉपिक है। तो इसमें जो रीजनिंग है उसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ्स दोनों यहाँ पे जोड़ दी गई है, इसलिए आपकी रीजनिंग जो है वो बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि इसमें क्या जोड़ दी गई, मैथ्स जोड़ दी गई। जैसे आपके पटवारी के पेपर में था कि कुछ पार्ट मैथ्स का था, छोटा सा पार्ट क्या था, मैथ्स का दे रखा था, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। आगे लैंग्वेज नॉलेज की बात करते हैं, लैंग्वेज नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो उसमें जो लैंग्वेज नॉलेज है उसमें एक तो हिंदी दे रखा है आपका, उसमें क्या दे रखा है आपका, हिंदी दे रखा है। हिंदी आपका और भी है, ठीक है, हिंदी आपका आगे भी दे रखा है। ये पूरे कुछ टॉपिक्स हैं जो हिंदी के दे रखे हैं। साथ ही साथ आपके ये इंग्लिश दे रखे हैं, इंग्लिश भी कम्प्लीटली वही है। और साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर भी दे रखा है और करंट अफेयर इसमें साथ में है। तो देख लीजिए करंट अफेयर इन्होंने बताया हुआ है कि करंट अफेयर से वो क्या पूछने वाले हैं, खेल और खेलकूद से संबंधित गतिविधियाँ पूछने वाले हैं, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं पूछने वाले हैं, और राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटना में मुद्दे पूछे गए हैं। तो ये बेसिकली आपको करंट सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करंट में क्या चीज़ें पढ़नी और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। एक्चुअल में क्या बच्चे पूरी ही करंट अफेयर को पढ़ने, जैसे मूबल की बुक आती है, दरोर की बुक आती है, तो वो क्या करते हैं पूरी ही किताब को पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कम्प्लीटली पूरी किताब पढ़नी है, आपको क्या करनी है, आपको ये सिर्फ कुछ जो टॉपिक दे रखे हैं इन पे ज़्यादा क्या करनी है, डिस्कशन करने, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है बस। ज़्यादा मैटर नहीं होता है करंट का, लिमिटेड मैटर होता है ये करंट का। तो इस पे ज़्यादा अब क्या करें, फोकस करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके सीईटी के एग्ज़ाम के बारे में। और सीईटी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा समय है नहीं, आप लोगों के पास 3 महीने का समय है। अगर आप चाहते हैं कि आपको साइंस पढ़ना, अगर आप चाहते हैं सीईटी के लिए, तो मैं आपको स्पेशली एक बैच निकाल सकता हूँ आपके सिर्फ साइंस के लिए। लेकिन उसके लिए आपको लिख के भेजना होगा अपने कमेंट में कि भेजना होगा आपको सीईटी साइंस। अगर आप ये भेजेंगे तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये पता लग जाएगा कि आप सीईटी के लिए साइंस पढ़ना चाहते हैं। और मैं एक स्पेशल बैच जो है वो कम्प्लीटली जो सीईटी के ऊपर डिपेंड होगा, पूरा सीईटी सिलेबस के ऊपर होगा। कोई ना एसएससी का होगा ना किसी और चीज़ का होगा, सिर्फ और सिर्फ सीईटी का होगा। उसके बारे में हम लोग आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को कमेंट में यहाँ पे सीईटी साइंस लिख के भेजना है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं, और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली नई वीडियो के अंदर फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।